बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको पृथ्वी के धरातल स्वरूप में अपक्षय और अपरदन को ज्वालामुखी, भूकंप इन क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया को हम अनाच्छादन कहते हैं। तीसरा है इसमें अनाच्छादन। जो अपक्षय और अपरदन होता है उसके सम्मिलित रूप को हम दोनों की प्रक्रिया को हम अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन के जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो होते हैं बहता हुआ जल, नदियाँ, वर्षा, हिमानी, पवनें और लहरें। इस तरह से ये 6 प्रक्रियाओं के द्वारा अनाच्छादन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें नदियाँ जो होती हैं वो अपक्षय और अपरदन के कारण इसके स्वरूप में परिवर्तन लाती हैं और यह धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। इस तरह से जो नदियाँ सकरी हैं वो अपक्षय और अपरदन के ही कारण क्या होता है, आगे चल करके वो चौड़ी भी हो सकती हैं। इस तरह से नदियाँ समुद्र में मिलते समय वो डेल्टा का भी निर्माण कर सकती हैं। इस सभी प्रक्रिया अपक्षय और अपरदन के कारण ही संपन्न होता है, अर्थात अनाच्छादन के कारण ही संपन्न होता है। यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, गाज का निर्माण भी अपक्षय और अपरदन के कारण होता है, अनाच्छादन के कारण होता है। ठीक है। इस तरह से आगे है मानव भी धरातल के स्वरूप में परिवर्तन लाता है। जैसे वनों की कटाई करके, नाभिकीय परीक्षण करके, भवनों का निर्माण करके, बांध बना करके और कूड़ा कचरा फेंक करके भी धरातल के स्वरूप में परिवर्तन लाता है। इसी में आगे है मृदा। मिट्टी धरातल के जो स्वरूप है, जो धरातल है, इसकी मिट्टी में परिवर्तन मनुष्य लाता है। जो अनुपजाऊ भूमि है उसको उपजाऊ भी बनाता है, तो भी उस भूमि में परिवर्तन होता है। मनुष्य अनेक क्रियाओं को संपन्न करके भूमि में परिवर्तन लाता है, उसकी उपजाऊ क्षमता में परिवर्तन लाता है। जलवायु भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमि का स्वरूप कैसा है वह भी उसके उपजाऊ और अनुपजाऊ होने में भूमिका निभाती है। पादप और जंतु भी मिट्टी को उर्वरा बनाने में सहयोग करते हैं। समय भी जो होता है, समय अर्थात कम समय में जो भूमि है उसको उपजाऊ होने में बहुत समय लगता है, तो इस तरह से समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मिट्टी को उपजाऊ और अनुपजाऊ होने में। इस तरह से भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। इस तरह से 6 प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है, अनेक अनेक स्थानों पर और अनेक अनेक तरह से होते रहते हैं। आगे है मृदा का अपरदन। मृदा का अपरदन मिट्टी का अपक्षय होकर और यहाँ से यहाँ पर पहुँचना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचना ही अपरदन कहलाता है। अब वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो जल से हो या वायु से हो या मानव के द्वारा हो, जीव जंतु के द्वारा हो, किसी भी कारण से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ सकता है। मानव भी मिट्टी को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखता है, तो भी स्वरूप में परिवर्तन आता है। अपरदन के जो मुख्य कारण हैं वो हैं पवन,
हवाओं के कारण आप देखते हैं कि तमाम जगह जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ में धूल कण को बहाती हैं। तो हवा जो होती है वो मृदा के अपरदन में सहायक होती है। बहता हुआ जल, वनों का कटान, वनों के कटने से भी मृदा का अपरदन होता है। अवैज्ञानिक ढंग से खेती, जो ढाल वाले भूमि हैं उन पर हम खेती भी किस तरह से करते हैं, इस तरह से भी भूमि का कटान होता है, अपरदन होता है। जैसे आप देखे हैं कि पर्वतों पर हम इस तरह से खेती करते हैं, अर्थात हम जब जुताई करते हैं तो इधर से इधर या इधर से इधर हम इस तरह से खेती करते हैं। यहाँ पर एक स्टेप होगा, फिर नीचे होगा, ऐसे ऐसे हम खेती करते आते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से खेती करेंगे तो मृदा का अपरदन तेजी से होता है। तो खेती करने की प्रक्रिया, अवैज्ञानिक ढंग से खेती करने से भी मृदा का अपरदन होता है। मृदा का अपरदन में वनों की भी भूमिका होती है, जो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे हुए रहती हैं और मृदा का अपरदन नहीं होने देती हैं। पशुओं के द्वारा भी मृदा का अपरदन होता है। जब पशु चलते हैं तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके साथ में मिट्टी आती रहती है। तो इस तरह से पशुओं के द्वारा भी मृदा का अपरदन होता है। तो आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोग वीडियो को देख करके याद कर लेंगे और हम इसका PDF भी भेज देंगे। आप लोग इसको देख करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।